बच्चों, क्या आप बीएससी कर रहे हैं? तो भारत में पहली बार विज्ञान वृक्ष लेकर आया है ऑल इंडिया बीएससी सेमेस्टर कोर्स। इस कोर्स में आपको पढ़ाने वाले हैं हाईली क्वालिफाइड टीचर। जी हाँ, ऐसे टीचर जो आईआईटी से हैं, जिनके एग्जाम क्वालिफाइड हैं, जैसे कि आईआईटी गेट, सीएसआईआर नेट और आईआईटी जेम। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमें पता है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेनियल सेल की बात कर ली है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर ली है, गैल्वेनिक सेल की बात कर ली है। यहाँ तक कि हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ और किसकी भी बात कर ली है कि ईएमएफ को कैसे मेज़र करते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई होप वहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रिवर्सिबल सेल एंड इरिवर्सिबल सेल। स्टार्टिंग में ही हमने जब गैल्वेनिक सेल को क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे थे किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, तो हम क्या बोल रहे थे, दैट हमारी जो गैल्वेनिक सेल है वो कैसी सेल है, स्पॉन्टेनियस है, यानी कि डेल्टा जी क्या होता है इस केस में नेगेटिव होती है, एंड इट इज़। और अगर बात करें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो हम क्या बोल रहे थे कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। उसको कराने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल क्या देना होगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सके। ठीक है, तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि रिवर्सिबल सेल क्या होती हैं और इरिवर्सिबल सेल क्या होती है। ठीक है, तो देखो, रिवर्सिबल हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या बोलते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो इनफाइनाइट टाइम में हो। कैसे हो, इनफाइनाइट टाइम में हो और इनफाइनाइट स्टेप्स में हो। ठीक है, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, जो इनफाइनाइट स्टेप में होती है और इनफाइनाइट टाइम में होती है, इन सच अ वे दैट पी एक्सटर्नल प्रेशर विल नियरली इक्वल्स, मतलब इंटरनल प्रेशर के नियरली इक्वल होता है और कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, और हम इसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हमारी अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स इस तरीके से अप्लाई होती है कि ड्राइविंग फोर्स अगर हमारी ज़्यादा हो गई अपोजिंग फोर्स से, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स अगर ज़्यादा हो गई अपोजिंग फोर्स से, तो क्या होगा रिएक्शन, मतलब सपोज करो कि ये मेरी अपोजिंग एक बीकर है, उसमें अपोजिंग फोर्स ऐसे लगी हुई है, पिस्टन लगा हुआ है, और मैं यहाँ से क्या लगा रही हूँ, ड्राइविंग फोर्स है, एक अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, अगर ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, अगर उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट है वो कंप्रेस हो जाएगी, और वहीं अगर उसी जितनी ड्राइविंग फोर्स लगी थी, अगर मैं क्या कर दूँ, रिवर्स कर दूँ, यानी कि अपोजिंग फोर्स लगा दूँ, ज़्यादा कर दूँ और ड्राइविंग फोर्स कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। तो यही चीज़ बोली गई है कि वो रिएक्शन इस तरीके से प्रेशर लगाते हैं या फिर क्या कहते हैं इस तरीके से प्रोसीड करती है कि अगर मैं अगर मेरा पहले स्टेप में ड्राइविंग फोर्स हमारी क्या है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, देन अपोजिंग फोर्स, और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, मतलब अपोजिंग फोर्स को ज़्यादा कर दूँ, ड्राइविंग फोर्स को कम कर दूँ, तो रिएक्शन अगर रिवर्सिबल हो रही है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो यही लिखा हुआ है इन थर्मोडाइनमिक्स, अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स, क्या बोला है मैंने, यही अभी चीज़ें जस्ट ये बताया था कि ड्राइविंग फोर्स इनफाइनाइटली ग्रेटर देन, मतलब बहुत छोटे अमाउंट में क्या है, किससे ज़्यादा है, अपोजिंग फोर्स से, सच दैट वे द प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स। इस तरीके से प्रेशर, इस तरीके से फोर्स लगाई जा रही है, इस तरीके से ड्राइविंग फोर्स इतनी छोटी या इतनी कम बड़ी है या ज़्यादा है कि अगर मैं वो चीज़ रिवर्स कर दूँ तो प्रोसेस भी कैसी हो जाए, मेरी रिवर्सिबल हो जाए। तो उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और अब हम उस थर्मोडायनेमिक, अब देखो हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम रिवर्सिबल सेल पढ़ रहे हैं, क्यों इरिवर्सिबल सेल पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो रिवर्सिबल सेल है ना, वो हमारे लिए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ जो हैं, जैसे कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी, ये सब कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ हम रिवर्सिबल सेल से कैलकुलेट करते हैं, उसी की हमारी सिग्निफिकेंस है, इरिवर्सिबल सेल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसी वजह से हम जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे आगे फर्दर, हम सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्सिबल सेल देखेंगे। तो रिवर्सिबल सेल ही क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, जो इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है,
और एंट्रोपी है, उन सबको कैलकुलेट करने में, ड्राइव करने में जो थर्मोडायनेमिक सिग्निफिकेंस है वो किसकी है, रिवर्सिबल सेल की। तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने वही बोला, थर्मोडायनेमिक्स से हमने जान लिया जो छोटा छोटा पार्ट है, अगर थर्मोडायनेमिक्स से किसी भी केमिस्ट्री का इन्वॉल्व होता है तो हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। जैसे अभी हमने बोला कि रिवर्सिबल प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में, कि क्या होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। वो इस तरीके से होती हैं कि अगर अपोजिंग फोर्स बहुत ही छोटी अमाउंट में किससे ज़्यादा है, किससे, ड्राइविंग फोर्स से, और अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, यानी कि अब की बार ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा कर दूं अपोजिंग फोर्स से, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। तो इसी को क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स थे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, इनफाइनाइट स्टेप्स में होती है। कैसी होती है, इनफाइनाइट स्टेप्स में होती है, ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम में होती है। और जो पी एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो नियरली अप्रॉक्सीमेटली इंटरनल प्रेशर के इक्वल होता है, और पी एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं होता। आई होप ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो नहीं भी पढ़ा हो तो हमने यहाँ पे बता दिया कि मतलब रिवर्सिबल सेल क्या होते हैं, रिवर्सिबल सेल क्या होती है, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे पता करें कि हमारी कोई सेल है, जो गैल्वेनिक सेल है, वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। अब फटाफट से मुझे बता दो कि गैल्वेनिक सेल क्या था। गैल्वेनिक सेल वो डिवाइस था जो क्या कर रहा था, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिंपल, यही तो पढ़ते आए हम। उसमें क्या था, एक एनोड थी, याद है, लोन, LOAN, यानी कि लेफ्ट पे क्या था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा था, एनोड पे, और एनोड कैसा था, नेगेटिव पोल, ठीक है। और वहीं राइट हैंड साइड पे RRCP, दैट इज राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन। रिडक्शन किस पे हो रहा है, कैथोड पे, और कैथोड कैसा है, पॉजिटिव पोल। ये तो हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो अब हम कोशिश करेंगे उन्हीं गैल्वेनिक सेल से ये जानने के लिए कि रिवर्सिबल सेल कैसे पता लगा, इरिवर्सिबल सेल कैसे पता लगा। तो देखो ये कुछ 3 कंडीशन है, अगर कोई सेल हमारी रिवर्सिबल है तो ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली क्या है कि अगर हमारी अपोजिंग EMF तो हमने पढ़ा था, EMF क्या होता है, क्या थी EMF, वो फोर्स जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो कर रहा था एक सर्किट में, ये भी बोल रहे थे। या फिर हम क्या बोल रहे थे कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो कर रहा था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की वजह से। किसकी वजह से, इस EMF की वजह से, ठीक है। इसको क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अगर मेरा जो बाहर से मैं कोई बैटरी, सेल वगैरह कुछ लगा रही हूँ, अगर उसका EMF, उसके EMF की वैल्यू और सेल की EMF की वैल्यू अगर इक्वल होती है, उस कंडीशन पे कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा और कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। यही चीज़ पहली कंडीशन क्या है कि अपोजिंग EMF किसके अगर इक्वल है, सेल के EMF के, तो उस केस में क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में और ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। पहली बात समझ आई। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मेरी सेल की EMF की बात कर रही हूँ, जो किसकी वजह से आ रही है, सेल EMF किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। अगर मेरे जो सेल की EMF है वो एक्सटर्नल EMF से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। रिएक्शन कैसे जाएगी, जो हमारी गैल्वेनिक सेल में जा रही थी, क्या हो रहा था कि जिंक जो था वो क्या कर, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कहाँ जाता है, Zn2 पॉजिटिव में, और Cu2 पॉजिटिव क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड फॉर्म कर रहा था, ठीक है। ये क्या रिएक्शन किस जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। कब होगा ये, जब हमारा सेल का EMF ज़्यादा होगा एक्सटर्नल EMF से, ठीक है। दूसरी बात समझ आ गई। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर अपोजिंग EMF इस बार किसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, अपोजिंग EMF की वैल्यू अगर हमारी सेल की EMF से ज़्यादा है, उस केस में क्या होगा, करंट तो फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होगी इस बार क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही हमने एक्सटर्नल EMF इंक्रीज कर दिया, थोड़ी अमाउंट से एक्सटर्नल EMF इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्स हो गई। यानी कि इस बार क्या होगा, कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्स, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं कि जब हम क्या बात कर रहे थे, अगर हमारा अपोजिंग EMF जो है वो कम हो और सेल का EMF ज़्यादा हो, उस केस में क्या सेल रिएक्शन होगी। देखो सेल रिएक्शन कुछ इस तरीके से जाएगी, जिंक
जो था हमारा वो किस में जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यही हमने गैल्वेनिक सेल में देखा था। और कॉपर क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और रिड्यूस हो जाएगा कॉपर फॉर्म में। ठीक है, यही सेल रिएक्शन थी। मगर जैसे ही मैंने एक्सटर्नल ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज कर दी स्मॉल अमाउंट से, तो क्या होगा, हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट तो फ्लो होगा मगर अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यानी कि अब क्या होगा, ये जो Zn2 पॉजिटिव था, मतलब होगा क्या कि कॉपर जो था वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बना लेगा, Cu2 पॉजिटिव। यही पढ़ा था। फिर क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि कौन एक्सेप्ट कर लेगा, जिंक, और कैसा रिड्यूस हो जाएगा और क्या बना लेगा, जिंक सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्स हो गई। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। पहले जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे, अब करंट इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। यही चीज़ बोली गई है कि अगर हमारा अपोजिंग ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है सेल के ईएमएफ से, तो बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करेगा मगर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये 3 कंडीशन समझ आई कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहला कि अगर मैं सेल की ईएमएफ को और एक्सटर्नल ईएमएफ को अगर इक्वल कर रही हूँ तो मेरा कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहली बात समझ आई। फिर दूसरी बात क्या है कि अगर मेरा सेल का ईएमएफ ज़्यादा है, जो सेल है मेरी उसका ईएमएफ ज़्यादा है, और एक्सटर्नल ईएमएफ, एक्सटर्नल कोई भी सोर्स का जो ईएमएफ है वो कम है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा करंट फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में, जैसे गैल्वेनिक में कर रहा था, कहाँ से कर रहा था, इलेक्ट्रॉन एनोड से जा रहे थे और किसकी तरफ जा रहे थे, कैथोड की तरफ। मगर जैसे ही मैंने क्या करा, सेल का ईएमएफ जो वो क्या हो गया, कम हो गया, और एक्सटर्नल ईएमएफ बढ़ा दिया। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि करंट तो फ्लो करेगा, स्मॉल अमाउंट में करेगा, मगर इस बार क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, देखो यही अगर थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो हो क्या रहा है, अगर मैं सपोज, ठीक है, ये मेरा सेल का, यहाँ से मैं सेल ईएमएफ लगा रही हूँ, ईएमएफ ऑफ सेल का ईएमएफ है मेरा E1। ठीक है, ये मैंने एमीटर लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, एक मेरा एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई कर रही हूँ और एक सेल का ईएमएफ है जिसको मैंने बोल दिया E2। अगर मेरा E1 इक्वल है E2 के, तो हमारे एमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं हुआ ये, बिकॉज कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। अब जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो हमें कोई करंट की डायरेक्शन नहीं दिखेगी। आई ये चीज़ समझ। अब देखो नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अब इस बार क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, ईएमएफ सेल का ज़्यादा हो जाएगा और एक्सटर्नल का क्या हो जाएगा, कम। यही था ये। फटाफट से देखते हैं क्या होगा, क्या कि हमने क्या करा है, पहले वाले केस में तो हमने करा कि हमने इक्वल क्या करा, इक्वल जो है सेल का ईएमएफ और एक्सटर्नल ईएमएफ और सेल का ईएमएफ क्या वैल्यू क्या आई, सेम आई। उस केस में क्या हुआ, हमने देखा कि एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज जब वैल्यू इक्वल है तो कोई इलेक्ट्रॉन ना तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगा ना इस डायरेक्शन में, क्योंकि अपोजिंग फोर्स सेम है। ठीक है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, कोई रीडिंग नहीं दिखेगी एमीटर में। अब एमीटर है ये हमारा, दोबारा से अब क्या कर रहे हैं हम, दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमने अब क्या कर दिया, सेल का ईएमएफ, यानी कि सेल का ईएमएफ क्या था हमारा, सेल का ईएमएफ E1 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया देन E2 से। E1 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया E2 से, तो जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो किस तरफ, जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से होगी, एनोड से कैथोड की तरफ। यही हो रहा था, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा था, कहाँ से लूज कर रहा था, जिंक की इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। ठीक है, और कहाँ पे जा रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे, कैथोड पे जा रहे थे। ठीक है, ये हुआ E1 और E2। ठीक है, थर्ड केस क्या था हमारा, थर्ड केस ये था जब हमारा किसका ईएमएफ ज़्यादा था, जब हमारा सेल का
ईएमएफ कम था और एक्सटर्नल ईएमएफ ज़्यादा था, तो उस केस में डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? अपोजिट। जो करंट फ्लो करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, आई चीज़ समझ? क्या करा? ये तीनों चीज़ समझ आ गई। अब देखो इसको हमने एग्जाम्पल से, वही अभी जो हम टेनियल सेल का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, सेम उसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। क्या था? दो बीकर थे, दो बीकर में क्या था? एक बीकर में क्या रखा था हमने? जिंक की इलेक्ट्रोड और उसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, दैट इज ZnSO4। ठीक है, और सेम क्या करा था हमने कि कॉपर का एक बीकर लिया था, कॉपर की इलेक्ट्रोड ली थी और उसमें क्या डिप कर दिया था? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से डिप कर दिया था। बाहर से हमने किससे कनेक्ट कर दिया था उसको? वायर से, वोल्ट मीटर से। और बीच में किससे कनेक्ट करा था? सॉल्ट ब्रिज से। और सॉल्ट ब्रिज में क्या लिया था? K2SO4। ठीक है, तो वही चीज़ अब यहाँ बात करें कि अगर हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमने सेल की EMF और अपोजिंग EMF की वैल्यू जब सेम आती है, क्या हो रहा है? जब सेल EMF और अपोजिंग EMF की वैल्यू सेम आती है तो हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, कोई करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज जो अपोजिंग फोर्स है, दोनों डायरेक्शन में क्या है? इक्वल फोर्स लग रही है, तो करंट ना तो इस डायरेक्शन में जा पाएगा ना इस डायरेक्शन में, तभी तो करंट इधर या इधर जाएगा जब हमारी एक फोर्स क्या हो जाए? ताकतवर हो जाए। तभी उसी की तरफ जो ताकतवर होगी वो क्या करेगी? अगर लेट अस सपोज जो हमारा सेकंड केस में हुआ था, कौन ताकतवर हो गया था? किसके पास ज़्यादा पावर आ गई थी? पावर आ गई थी हमारी सेल की EMF के पास। तो सेल की EMF ज़्यादा हो गई और एक्सटर्नल EMF कम हो गई, तो क्या हुआ? करंट का फ्लो होने लगा। ठीक है, करंट का फ्लो होने लगा। और थर्ड केस में क्या हुआ था कि हमारा एक्सटर्नल EMF ज़्यादा हो गया था। तो एक्सटर्नल EMF यानी कि एक्सटर्नल EMF इस बार पावरफुल हो गया, तो डायरेक्शन मतलब उस डायरेक्शन से करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट केस क्या है कि वही सेम केस है कि अगर जब हमने क्या देखा कि अपोजिंग EMF अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, अपोजिंग EMF कम कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल EMF है, अपोजिंग EMF मीन्स एक्सटर्नल EMF जो है, अगर वो कम है किससे? सेल की EMF से। सेल का EMF ज़्यादा हो गया, यानी कि जो सेल के अंदर रिएक्शन हो रही थी उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से होते हैं? एनोड से कैथोड की तरफ। रिएक्शन क्या हो रही थी? जो हमारी क्या होती थी? गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन हो रही थी वही रिएक्शन हुई। क्या जिंक क्या कर रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और क्या बना रहा था? जिंक +2। और कॉपर क्या कर रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो जा रहा था कॉपर के इलेक्ट्रोड पे। तो हमने पढ़ा है। फिर हमने क्या देखा? नेक्स्ट क्या ऑब्जर्व करा कि अगर हमने अपोजिंग EMF ज़्यादा कर दिया, तो उस केस में क्या होने लगा? हमारी रिएक्शन रिवर्स होने लगी। और ये कौन सी रिएक्शन थी? रिवर्सिबल है। हमें एक्सटर्नल, देखो इस केस में ये कैसी रिएक्शन है, हम क्या करें? एक्सटर्नल, अगर हमें थर्ड वाली रिएक्शन करवानी है जिस केस में क्या हो रहा है? एक्सटर्नल EMF ज़्यादा हो रहा है। किससे? सेल के EMF से। उस केस में क्या हो रहा है कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, रिएक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई है। उसके लिए हमें क्या देना पड़ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ रही है। तो ये वाली रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और रिएक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे। तो जो करंट की डायरेक्शन सेकेंड केस में थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ? हमारा करंट हमें फ्लो करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो जो हमारी ये डेनियल सेल थी वो कैसी थी? रिवर्सिबल सेल थी। ठीक है, यहाँ क्या हुआ था? देखो जिंक अगर हमारा पहली वाली रिएक्शन में जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा था। ठीक है, और कॉपर किस में जा रहा था? कॉपर 2 पॉजिटिव किस में जा रहा था? कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि रिड्यूस हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और जिंक क्या कर रहा था? ऑक्सीडाइज हो रहा था। मगर अगर मैं ये रिएक्शन रिवर्स कर देती हूँ, रिवर्स करने पे क्या हो रहा था? Zn2 पॉजिटिव वापस से क्या बना ले रहा था? जिंक। क्या हो रहा था? अब इस केस में क्या हो रहा है? जिंक रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जिंक क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे कॉपर क्या होगा? कॉपर हो जाएगा, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब देखो वापस से हमें क्या ही मिल रहा है? जिंक रिड्यूस होके वापस से Zn 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यही हमारा इनिशियल था। इनिशियल भी यही मिल रहा था जब क्या कर रहे थे हम? जब हमारा सेल का EMF ज़्यादा था। ठीक है, और क्या हो रहा था?
बाद में क्या हो रहा था कि कॉपर इस वाले केस में क्या कर रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और कौन सी फॉर्म में जा रहा है, Cu2 पॉजिटिव। तो क्या ये इनिशियल जो हमारा मतलब जो पहले जो करंट फ्लो हो रहा था, सेम हमें वही आयंस मिल रहे हैं, वही सॉलिड्स मिल रहे हैं, ठीक है। कोई नया कंपाउंड हमारा फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। वापस से रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्स हो गई है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल सेल, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ आई। अब हम पहुँचते हैं रिवर्सिबल। हमने जान लिया रिवर्सिबल क्या होती है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी, कि अगर अपोजिंग ईएमएफ और सेल का ईएमएफ अगर इक्वल आता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, और अपोजिंग ईएमएफ की वैल्यू अगर कम है, यानी कि एक्सटर्नल ईएमएफ की वैल्यू अगर कम है और सेल के ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, कम अमाउंट में करंट फ्लो करेगा और सेल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मगर वहीं अगर मैं क्या करूं, एक्सटर्नल ईएमएफ या अपोजिंग ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा आ जाए, किससे ज़्यादा आ जाए, सेल के ईएमएफ से ज़्यादा हम अगर एक्सटर्नल ईएमएफ लगा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, करंट फ्लो करेगा स्मॉल अमाउंट में, मगर इस बार क्या होगी, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगी और हमें सेम कंपोनेंट्स मिलेंगे जो हम सेकेंड रिएक्शन में लेके चल रहे थे। अब हम इरिवर्सिबल सेल की बात करेंगे। इरिवर्सिबल सेल में क्या होता है कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, इरिवर्सिबल सेल फाइनाइट स्टेप्स में होती है। उसमें जो होता है एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है और फाइनाइट टाइम में होती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर हम कुछ मतलब जैसे हम पहले बोल रहे थे कि ड्राइविंग फोर्स इनफाइनाइट मतलब बहुत अगर छोटे अमाउंट में ग्रेटर है किसी अपोजिंग फोर्स से, और अगर हम ये वाले प्रोसेस रिवर्स कर दे तो हमारी रिएक्शन भी कैसी हो, रिवर्स हो जाए, तो उनको क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। मगर इरिवर्सिबल में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हम वापस से अपोजिंग फोर्स को या ड्राइविंग फोर्स को अगर इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होती। उन रिएक्शंस को क्या बोल देते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, या इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल सेल की, तो इरिवर्सिबल सेल में अगर वो जो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी, अगर उनमें से भी एक फॉलो नहीं होती है, तो उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम, इरिवर्सिबल सेल, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या करा है, जिंक की रॉड ली है, क्या करा है, जिंक की, इस बार देखो फिर से एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या करा है, जिंक की रॉड ली है, ये हमारी जिंक की रॉड, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है वो लिया है H2SO4, ठीक है। क्या ले लिया, देखो ये लिखा गया है कि इस बार हमने क्या लिया, जिंक की रॉड, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया, डाइल्यूट H2SO4, यही लिया है। और अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ क्या करा है हमने, इस बार किसकी इलेक्ट्रोड ली है, Ag, यानी कि सिल्वर की इलेक्ट्रोड ली है, और क्या करा है, क्या लिया है, H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, अगर हम एनोड पे देखें, देखो जैसे हमें दे रखा है कि पहले जो रिएक्शन अगर हमारा वायर से कनेक्ट कर दिया, देखो हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है और हमने क्या ले लिया, सॉल्ट ब्रिज अटैच कर दिया, ठीक है, वायर से कनेक्ट कर दिया, ये आ गया वोल्टमीटर। अब हम डायरेक्शन देख लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे रिएक्शन होगी, अगर हमें पता है लेफ्ट तो सबको याद है, सॉरी लोन तो सबको याद है, लोन में क्या था, लेफ्ट पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। लेफ्ट में क्या है, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ये कैसे बिहेव करेगा, एज एन एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो इस पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिएक्शन होगी कि जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, Zn2 पॉजिटिव। यही हो गया हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यही हो रही है, ठीक है। और देखो कैथोड पे देखेंगे तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है हमारा कैथोड, ये हमारा देखो ये एनोड हो गया, और देखो हमने पढ़ा था RRCP का मतलब क्या है, राइट पे क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन किस पे होगा, कैथोड पे, और कैथोड कैसे होगी, पॉजिटिवली चार्ज। देखो यहाँ तक की बात करें तो यही इस रिएक्शन में दे रखा है कि पहले क्या हो रहा है, जिंक का क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। यहाँ पे भी देखो सेम यही चीज़ हुई है, सेटअप यही करा है हमने। सेटअप क्या करा था हमने, एक बीकर लिया, बीकर में क्या ले लिया हमने, H2SO4 का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया, और क्या ले लिया, जिंक की रॉड,
ठीक है। अभी हम ये कंडीशन पहले कहते चल रहे थे कि डैनियल सेल में क्या ही होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, सेम इलेक्ट्रोलाइट। अगर जिंक ले रहे हैं तो जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है, और कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है, एजी ले रहे हैं तो एजी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। अब हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कोई और ले लिया, ठीक है, अदर देन ZnSO4 कुछ भी ले लिया। हमने क्या लिया, डाइल्यूट H2SO4 इस साइड भी ले लिया, इस बीकर में भी और इस बीकर में भी। इस बीकर में क्या लिया हमने, जिंक की इलेक्ट्रोड ली और इसमें Ag यानी कि सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले ली और उसको वायर से कनेक्ट कर दिया, और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या लगा दिया हमने, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो हमारा जो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी कि जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, जिंक क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वहीं कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, जो H2SO4 में H पॉजिटिव है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, H2SO4 में जो 2H पॉजिटिव है वो क्या करेंगे, इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेंगे, H2 गैस बना लेंगे, ठीक है, क्या बना लेंगे, ये क्या हुआ है हमारा रिडक्शन रिएक्शन, यही हुआ है। क्या करा है, H पॉजिटिव ने, जो H2SO4 में जो H पॉजिटिव ने, ठीक है, दो H पॉजिटिव ने क्या करे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या बना ली, H2 गैस फॉर्म कर ली, ठीक है। ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। ये कब है, जब हमारा, अब हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल EMF बना लेते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल EMF कनेक्ट करा है इन सच दैट वे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो अपोजिंग EMF है E2 और ये जो सेल का EMF आएगा वो आएगा E1 इन सच दैट वे कि E2 जो है वो क्या है, छोटा है E1 से, ठीक है। यानी कि जो हमारा EMF आ रहा है, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन की वजह से, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है कि जिंक क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर, जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और H पॉजिटिव क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन थी पहले वाले केस में, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं, अब इस रिएक्शन को यहाँ तक समझ आ गया कि हमने क्या करा है, पहले वाला केस लिया है, पहले वाला केस क्या लिया है, या सेकंड केस बोले, सेकंड केस लिया है जिस केस में हमारा एक्सटर्नल अपोजिंग EMF जो था वो कम था किससे, इंटरनल EMF से, ठीक है, यानी कि सेल के EMF से। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई। मगर इन केस जब हमारा E2 बड़ा हो जाता है E1 से, क्या हुआ, E2 जो एक्सटर्नल EMF है, एक्सटर्नल EMF क्या हो गया, ज़्यादा है। इस अब हम जो बाहर से जो फोर्स दे रहे हैं, अब सेल और बैटरी लगा रहे हैं, उसका EMF की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंटरनल EMF। उस केस में देखो क्या रिएक्शन होगी, उस केस में क्या होगा, उस केस में रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। रिएक्शन रिवर्स होगी तो इस बार क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो Ag है वो क्या करने लग जाएगा, रिड्यूस होने लग जाएगा। जो Ag है वो क्या होने लग जाएगा, रिड्यूस होने लग जाएगा, और क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Ag ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, Ag पॉजिटिव में, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव, ठीक है। और वहीं H2SO4 में जो H पॉजिटिव, यानी कि रिएक्शन क्या हो रही है, रिवर्स। इस बार इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, इस वाली इलेक्ट्रोड से। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले थे, इस वाली इलेक्ट्रोड से, ठीक है। अब हमने EMF क्या करा, अप्लाई करा, रिएक्शन कैसे हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। यही हम बोल रहे थे रिवर्सिबल सेल में कि अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाली इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाएगी और क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज। और वहीं हमारा H पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेंगे, H2 गैस, ठीक है। देखो करंट तो फ्लो, यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या बैठ रही थी कि Zn प्लस 2H पॉजिटिव, ठीक है, क्या बना रहे थे, Zn2 प्लस H2 गैस। यही कुछ हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो रही थी। और इस केस में देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी कि Ag प्लस 2H पॉजिटिव क्या फॉर्म कर रहा है, Ag पॉजिटिव और H2 गैस, यही कुछ बन रहा है। क्या हमारी रिएक्शन, देखो करंट फ्लो होगा, इस रिएक्शन की वजह से करंट फ्लो होगा, मगर क्या सेल रिवर्सिबल हुई, क्या रिएक्शन रिवर्सिबल हुई, नहीं हुई। बिकॉज पहले क्या मिल रहा था हमें, क्या था, क्या स्पीशीज इन्वॉल्व थी, जिंक और जिंक प्लस 2। अगर सेल रिवर्सिबल होती तो रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि यही जिंक दो इलेक्ट्रॉन गेन करता, यही जिंक क्या करता, दो इलेक्ट्रॉन गेन करता, रिड्यूस हो रहा था। पहले जो स्पीशीज क्या हो रही थी, ऑक्सीडाइज हो रही थी। रिवर्सिबल सेल में वही स्पीशीज क्या होनी चाहिए थी, रिड्यूस होनी चाहिए थी। जैसे कि हमने बात करी थी कौन सी रिएक्शन में, इस रिएक्शन में देखो कि अगर
पहले वाले स्टेप में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे वाले स्टेप में क्या हो रहा है, जिंक रिड्यूस हो रहा है, सेम स्पीशीज मिल रही है। और इसमें पहले वाले स्टेप में क्या हो रहा था, कॉपर रिड्यूस हो रहा था तो बाद में कॉपर क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज। रिएक्शन कैसी थी, रिवर्सिबल थी। मगर अगर हम बात करें इस केस में तो क्या रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्या रिवर्सिबल है, नहीं है, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। हमारा करंट तो फ्लो होगा, करंट तो फ्लो होगा, मगर सेल कैसी नहीं होगी, रिवर्सिबल नहीं होगी। सेल कैसी होगी, इररिवर्सिबल सेल। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है। देखो पहले हमने देखा जिंक ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लिया था, जिंक +2। आयंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसे, कैसे भी लिख सकते हैं। जिंक ने क्या फॉर्म कर लिया, जिंक +2। और यहाँ पे H2 पॉजिटिव यानी कि 2H पॉजिटिव जो थे उन्होंने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और क्या क्या इवॉल्व कर दी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे हमारा जिंक क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। जिंक क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज। और हाइड्रोजन क्या हो रहा था, हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। यही हुआ, जिंक क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज। कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा था, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहा था, जिंक +2। और वहीं हाइड्रोजन जो था, H+ आयन जो था वो क्या कर रहा था, 2 H+ आयन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे थे। यही चीज़ हुई। फिर हमने क्या करा, अगर हमने क्या कर दिया, देखो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि अगर हमने नेक्स्ट केस में क्या करा था, एक्सटर्नल ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज, एक्सटर्नल ईएमएफ जो अप्लाई कर रहे थे उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी जो सेल की ईएमएफ से है, तो उस केस में क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी कि हमारा इस केस में Ag क्या हो जाएगा, Ag जो था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा था, क्या कर रहा था, सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। ठीक है, 2 Ag है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे और क्या बना रहे थे, Ag 2 Ag पॉजिटिव। यही हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहे थे। और वहीं अगर H2SO4 की बात करें, H2SO4 में से जो हमारा हाइड्रोजन आयन थे वो क्या कर रहे थे, वही 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे और क्या बना रहे थे, H2 गैस। यही बना। मगर क्या हमारी सेल, और देखो नेक्स्ट ये लिखे है कि बाय अप्लाइंग द अपोजिंग फोर्स इनफाइनाइट, मतलब थोड़ी ग्रेटर देन ड्राइविंग फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी रिवर्स। डायरेक्शन ऑफ करंट पहले क्या हो रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन में, यही हो रहा था पहले वाले केस में। मगर जब हमने सेकंड वाले केस की बात करें, सेकंड वाले केस में क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होने लगा, यानी कि Ag क्या करने का लगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने लगा, मतलब Ag 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने लगा। और कहाँ से फ्लो हुआ, Ag से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, Zn की तरफ। जो डायरेक्शन थी हमारी करंट की वो तो रिवर्स हो गई, मगर अगर हम बात करें कोई रिएक्शन रिवर्स होने की जगह कोई नई रिएक्शन होने लगी। ठीक है, कैसी होने लगी, कोई नई रिएक्शन होने लगी। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि इरिवर्सिबल रिएक्शन की कोई थर्मोडायनेमिक सिग्निफिकेंस नहीं है, इससे हम कोई भी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल स्टेट फंक्शंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट इज, हम ना इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी किसी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोई इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। हमारे लिए जो सिर्फ काम की रिएक्शन है या काम की सेल रिएक्शन है या काम की सेल है वो कौन सी है, रिवर्सिबल सेल। ठीक है, आई चीज़ समझ, आई होप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल समझ आ गई होगी। क्या बोला था हमने कि रिवर्सिबल सेल कौन सी होती हैं, जो इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे, जिस पे तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी। कि हमारा पहला क्या था कि अगर हमने एक्सटर्नल और इंटरनल यानी कि सेल का ईएमएफ और एक्सटर्नल ईएमएफ की अगर सेम एक्सटर्नल ईएमएफ सेम अप्लाई कर रहे हैं, सेम वैल्यू को अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई सेल रिएक्शन नहीं होगी। और वहीं अगर हम बात करें कि अगर हमने अपोजिंग ईएमएफ जो था उसकी वैल्यू इस बार कम है, जो हमने बाहर से अपोजिंग ईएमएफ लगा रहे थे उसकी वैल्यू कम है, और जो सेल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रिएक्शन होगी, करंट फ्लो होगा मगर सेल रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल में देखा, गैल्वेनिक सेल में यही देखा था हमने कि रिएक्शन कहाँ जा रही थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। जैसे ही हमने क्या कर दिया, अपोजिंग ईएमएफ को ज़्यादा कर दिया, किससे, सेल के ईएमएफ से, तो रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, जो करंट फ्लो
फ्लो हो रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, ठीक है। वहीं हमने इरिवर्सिबल सेल को समझने की कोशिश करी, कैसे कि हमने एक जिंक लिया था, जिंक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दिया था, कौन सा ले लिया था, डाइल्यूट H2SO4, और ऐसे ही हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोड ली और उसके अंदर भी क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दिया, दैट इज H2SO4। जब हम एक्सटर्नल EMF क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल EMF कम अप्लाई कर रहे थे, तो उस केस में कुछ रिएक्शन ये वाली थी कि जिंक क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था और H पॉजिटिव रिड्यूस हो रहे थे, ठीक है। अगर मैं ये रिएक्शन रिवर्स कर दूं, यानी कि सेल का EMF इस बार क्या कर दूं, कम, जो हमारा एक्सटर्नल EMF है वो ज़्यादा अप्लाई कर दूं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि रिएक्शन क्या जा रही है, कोई नहीं, करंट तो फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मगर हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होने की बजाय कोई एक न्यू रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या, ऐसी सेल को क्या बोल देते हैं, इरिवर्सिबल सेल, ठीक है। और इनका हम वही चीज़ लास्ट ये लिखे हुए है, द अबव सेल इज रिवर्सिबल सेल एंड हैव नो थर्मोडाइनमिक सिग्निफिकेंस, ये तो हमने बात कर ली, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, आई होप सबको समझ आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर रिवर्सिबल, क्योंकि हमारे काम की तो सिर्फ रिवर्सिबल सेल है, तो हम पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल सेल कितने तरीके की होती हैं, कैसे उन्हें, मतलब कैसे हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम आगे मेटल इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, गैस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, और इन सब की बात करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।